पाकिस्तान भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने जा रहा है, दखल देने जा रहा है। ये एआईपी क्लास की, हंगोर क्लास की इनकी सबमरीन्स हैं जो काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इंडिया के पास तो खैर अभी एक भी इस लेवल की एआईपी क्लास की सबमरीन्स नहीं है। पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद वो वहां से खदेड़ दिया गया था, लेकिन अब वो दोबारा उस इलाके में प्रवेश कर रहा है। ये बहुत ही अत्याधुनिक पनडुब्बी है और जिस तरह की पनडुब्बी भारत के पास फिलहाल नहीं है, और काफी तेजी से इनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे एयरफोर्स है या आर्मी है या नेवी है, ये मॉडर्नाइजेशन में काफी आगे निकल रहे हैं। इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। 1971 में पाकिस्तान की का जो एक पनडुब्बी थी पीएनएस हैंगोर, उसने इंडियन नेवी की आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। एक किस्म से कहा जाए तो हम बहुत ही ज्यादा इस लेवल पे हम पीछे चले गए। भारत के मुकाबले वो भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान अब अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहा है और भारत की नाकों में दम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों बहुत करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और ये तीनों मिलकर भारत को अगर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की उपस्थिति बनाए रखने की बात कही है, और इसलिए जब पाकिस्तानी प्रेजेंस वहां होगी तो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो खड़ी करेगी ही। हैंगोर अगर वहां उपस्थित हो जाती है तो हमेशा के लिए एक सिरदर्द भारत के लिए रहेगी। ये एआईपी टेक्नोलॉजी है तो वो नहीं पकड़ी जाएगी, तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के लिए यहाँ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? बंगाल की खाड़ी में उसका आ जाना ही हमारे लिए एक सिरदर्द पैदा करता है, लेकिन अब फिर से वो 1971 वाली स्थिति की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है और ये मोदी के काल में हुआ है। दिक्कत ये है कि भारत के साथ अभी कोई एक भी महाशक्ति नहीं है, तो अब भारत और भी अकेला और भी ज़्यादा घिरा हुआ हमें दबाव में ला सकता है, हमारा इस्तेमाल कर सकता है और भारत को मजबूर कर सकता है अपने हिसाब से चलने के लिए। पाकिस्तान की जो ये तैनाती होने वाली है, इसे केवल एक इंडिकेशन मानिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गया है, क्योंकि दो महाशक्तियां उसके साथ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, उसकी समस्त इंद्रियां जाग जानी चाहिए, क्योंकि अब वो भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने जा रहा है, दखल देने जा रहा है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हिंद महासागर में, जो पाकिस्तान अपनी नई हासिल की गई पनडुब्बी के ज़रिए करना चाहता है। अपनी उपस्थिति वहाँ फिर से दर्ज कराना चाहता है, अपना एक प्रभाव वहाँ भी पैदा करना चाहता है, जो कि 1971 के युद्ध के बाद उसका ख़त्म हो गया था। बांग्लादेश बनने के बाद वो वहाँ से खदेड़ दिया गया था, लेकिन अब वो दोबारा उस इलाके में प्रवेश कर रहा है और इसके लिए वो चीन से जो अभी अत्याधुनिक पनडुब्बी उसने हासिल की है, जिसको उसने हैंगोर नाम दिया है। हैंगोर नाम क्यों दिया है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही अत्याधुनिक पनडुब्बी है और जिस तरह की पनडुब्बी भारत के पास फिलहाल नहीं है। और उस पनडुब्बी की खासियत ये है कि वो 2, 4, 10 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इस खूबी के बारे में भी मैं अभी आपसे जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन ये बता दूं कि ये जो
पाकिस्तान के कमोडोर उमर फारूक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि जो पनडुब्बी पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है उसको वो हिंद महासागर के में तैनात करेगा, जो कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा। फारूक ने इसे गेम चेंजर भी बताया है। अब ये समझने की ज़रूरत है, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने अभी आपसे कहा कि हैंगोर नाम क्यों रखा गया है। हैंगोर नाम इसलिए रखा गया है कि 1971 में पाकिस्तान की का जो एक पनडुब्बी थी PNS हैंगोर, उसने इंडियन नेवी की INS खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि पाकिस्तान उस युद्ध में हारा था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो उस सिंबॉलिक सफलता के लिए उसने इसका नाम हैंगोर रखा है और उस हैंगोर को दोबारा वो हिंद महासागर में तैनात कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है, पनडुब्बी को लेकर क्या योजनाएं हैं पाकिस्तान की, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि पाकिस्तान चीन से ऐसी 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। 8 में से 4 तो वो सीधे चीन में बनी पनडुब्बियां होंगी और 4 पाकिस्तान में उनका असेंबल उनको किया जाएगा। और 200 पहली पनडुब्बी आई है, अब ये बाकी की पनडुब्बियां आती चली जाएंगी। और उसकी जो अभी कमी थी, पाकिस्तान के पास मुश्किल से 4 या 5 पनडुब्बियां थीं, अब ये 8 पनडुब्बियां आ जाएंगी, तो उसके पास नंबर अच्छा खासा हो जाएगा और ये सारी पनडुब्बियां अत्याधुनिक होंगी और भारत के मुकाबले वो भारी पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास पनडुब्बियां हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान अब अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहा है और भारत की नाकों में दम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो एक तो यह है कि बांग्लादेश जब से वहाँ से शेख हसीना हटी हैं तो पाकिस्तान को वहाँ घुसने का मौका मिल गया है। उसके बाद जो सरकारें आई हैं, चाहे वो अंतरिम सरकार हो चाहे अब नई सरकार है, उससे पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो गए हैं। सैन्य समझौते भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने साझे सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं और ये माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान जहाज बेचने की भी पेशकश कर चुका है। तो पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश की सेना में हो सकते हैं, ये भी एक संभावना खुल रही है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों बहुत करीब आ रहे हैं और इसे इस तरह से भी देखना जाना चाहिए कि चीन का क्या रोल है इसमें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में चीन अब अपनी पैठ बना रहा है। बांग्लादेश भी चीन की तरफ झुक रहा है क्योंकि भारत की मोदी सरकार के साथ उसके संबंध बहुत ख़राब हो गए हैं। बार बार वो बांग्लादेशी का मुद्दा उठाकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते ख़राब कर लिए हैं। और दूसरे मुद्दे भी, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, वहाँ हिंदुओं को मारा गया, उसको लेकर भी ज़रूरत से ज़्यादा जो दुष्प्रचार भारत में हुआ, उसकी वजह से भी बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़की हैं। तो एक तरफ तो भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हुए हैं, दूसरी तरफ चीन और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए। तो ये तिकड़ी एक बन रही है बांग्लादेश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और ये तीनों मिलकर भारत को अगर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर केवल चीन ही इसके पीछे है या अमेरिका भी हो सकता है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उससे अमेरिका भली भांति वाकिफ है। तो पहली बात तो यह है कि हिंद महासागर में पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी के साथ अब अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो टेरिटोरियल सी
किसी एक कंट्री का नहीं है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से जो कोस्टल तटीय देश होते हैं वो अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल 12 नॉटिकल माइल्स या लगभग 22 किलोमीटर तक कर सकते हैं अपनी कोस्ट लाइन में, तटीय जो पूरा क्षेत्र है उसके। और जो सोवरेन राइट्स हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए वो तकरीबन 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 22 किलोमीटर का क्षेत्र है उसके बाहर वो इंटरनेशनल वाटर हो जाता है और वहाँ किसी भी देश को किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि करने का भी इजाज़त मिली होती है, वो कर सकता है। और पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठा रहा है, उठाने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो संबंध भारत के बिगड़े हैं और पाकिस्तान के बांग्लादेश से सुधरे हैं, तो इस सूरत में भारत के लिए चैलेंजेस और बढ़ते जाते हैं। भारत के लिए हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल का बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है वो विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार में है। यहाँ ट्रेड, एनर्जी रूट्स हैं और इंडो पैसिफिक यानी इस भारत प्रशांत क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक सैन्य एम्बिशन है कि हमारा कंट्रोल हो, हमारा प्रभाव हो। और इसलिए जब पाकिस्तानी प्रेजेंस वहाँ होगी तो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो खड़ी करेगी ही। एक छोटा सा कदम भी किसी भी देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसे हैंगोर अगर वहाँ उपस्थित हो जाती है तो वो हमेशा के लिए एक सिरदर्द भारत के लिए रहेगी, क्योंकि हैंगोर की जो एक तो उसकी जो AIP टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने बताया कि AIP टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं एक समय तक बैटरी पर, और बैटरी जब डाउन होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है, तो उसे या तो सतह पे आना पड़ता है या फिर एक पाइप के थ्रू बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। और जो AIP टेक्नोलॉजी है उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इसको कहते हैं AIP, उसमें वो समुद्र के अंदर रहते हुए ही ये काम कर लेती है, यानी हफ्तों तक छिपी रहती है, वो राडार की पकड़ में नहीं आती। तो उधर जो इस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियाँ हैं वो उनके लिए समस्या है कि उनको ऊपर आना पड़ेगा और तब वो पकड़ी जाएंगी। लेकिन अगर ये AIP टेक्नोलॉजी है तो वो नहीं पकड़ी जाएगी। तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। भारतीय नौसेना के पास अभी कुल 16 से 18 एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड सबमरीन्स हैं, लेकिन हैंगोर लेवल AIP वाली जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो अभी एक भी ऑपरेशनल नहीं है। ज़्यादातर हमारी जो पनडुब्बियाँ हैं या तो रूसी मेक हैं या फ्रेंच मेक हैं या इक्का दुक्का जो है वो अमेरिकन मेक भी है। बंगाल की खाड़ी में उसका आ जाना ही हमारे लिए एक सिरदर्द पैदा करता है। हमेशा के लिए एक हमें निगरानी उस पर बैठानी पड़ती है जो अभी तक नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हमारे लिए और भी फिर दिक्कत पैदा करने वाला बन जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का गठजोड़, पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करेगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान सैन्य साजो सामान सप्लाई करेगा, उधर चीन के साथ उसके रिश्ते बढ़ रहे हैं, चीन भी उसे हथियार बेच सकता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत ने 71 की वार में जो बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन अब फिर से वो 1971 वाली स्थिति की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है। और ये मोदी के काल में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरह से बांग्लादेश के साथ अपने संबंध खराब किए हैं,
एक तरह से बांग्लादेश को हमने पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है पाकिस्तान के साथ जाने के लिए और चीन से की शरण में जाने के लिए, और ये हमारे लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए, भारत को दिक्कत में डालने के लिए, या यूं कहें कि ये तो उसके पक्ष से देखें तो भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए नई नई चालें चल रहा है, और जो बंगाल के खाड़ी में वो अपनी तैनाती कर रहा है, ये उसी रणनीति, उसी चाल का हिस्सा है। और इसमें अगर दो महाशक्तियां एक साथ काम कर रही हों तो कोई हैरत की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि भारत के साथ अभी कोई एक भी महाशक्ति नहीं है, यहाँ तक कि रूस भी पूरी तरह से भारत के साथ नहीं है। तो अब भारत और भी अकेला और भी ज़्यादा घिरता जा रहा है, और ये भविष्य के लिए भारत को कमज़ोर करेगा। एक क्षेत्रीय स्तर पर जो आप चाहे वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हों, चाहे सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहे हों, दोनों स्तरों पर आप भारत का जो पतन हो रहा है, इन 12-13 सालों में लगातार होता रहा है, वो हमें ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर रहा है जहाँ पर कोई भी हमें दबाव में ला सकता है, हमारा इस्तेमाल कर सकता है और भारत को मजबूर कर सकता है अपने हिसाब से चलने के लिए। तो ये एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति बन रही है, जिसके केवल संकेत हैं। इसे पाकिस्तान की जो ये तैनाती होने वाली है, इसे केवल एक इंडिकेशन मानिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। अभी एक पनडुब्बी तैनात हुई है, कल को कोई जलपोत, युद्धपोत भी तैनात हो सकता है। बांग्लादेश में नई तरह की तैनाती देखनी पड़ सकती है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गया है, क्योंकि दो महाशक्तियाँ उसके साथ हैं, और उसका फ़ायदा वो भारत के खिलाफ उठाने जा रहा है, लगातार उठा रहा है। और इसके बाद अगर कुछ और इस तरह के कदम हमें, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब की खाड़ी हो, या किसी दूसरे फ्रंट पर देखने को मिले, तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। और इसके काउंटर में अगर हमारी सरकार कुछ ज़्यादा न कर पाए, तो इसमें भी हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री केवल चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने पर अपना ध्यान केंद्रित करता हो, वो इन सब मामलों की ना तो ठीक से समझ रखता है और ना ही समय रहते कोई कदम उठाने की समझ और हिम्मत रखता है। तो ये तो एक तरह से हम अपनी नियति को प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को जो AIP सबमरीन्स मिली हैं, 4 मिली हैं, उसमें एक फंक्शनलाइज हो गई है या ऑपरेशनलाइज हो गई है, ये खबर अभी आई है। बीच में उसको कोलंबो के आसपास भी देखा गया था, शायद वहां से वो अब पहुंच गई है, और पाकिस्तान के अंदर काफी जश्न है इसको लेकर। और टोटल बाकी 3 और भी जो तैयार हो चुकी हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान को मिल जाएंगी। इसके अलावा 4 और पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, और वो भी अगले 2-3 साल के अंदर बनाकर तैयार कर देंगे क्योंकि वो भी चाइना की हेल्प से बन रही हैं। सिर्फ यहाँ पर असेंबलिंग होगी उसकी, लेकिन चाइना की जो स्पीड है शिप्स को बनाने की, सबमरीन को बनाने की, वो एक एस्टॉनिशिंग स्पीड है। जिस स्पीड से वो बनाते हैं, जो स्केल है उनका, वो काफी बड़ा है। ये AIP क्लास की, हंगोर क्लास की इनकी सबमरीन्स हैं जो काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इंडिया के पास तो खैर अभी एक भी इस लेवल की AIP क्लास की सबमरीन्स नहीं है। हालांकि इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, और कुछ किलो क्लास वाली पहले पुरानी वाली थी, कुछ अभी नई आई हैं, तो करीब 6 नई सबमरीन्स भी हैं इंडिया के पास, लेकिन वो AIP क्लास की नहीं, उससे लोअर क्लास की सबमरीन्स हैं। लेकिन पाकिस्तान को कन्वेंशनल लेवल में जो डीजल इलेक्ट्रिक की ये सबमरीन्स होती हैं, उसके अंदर अगर उसको ये मिला है, तो ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है, और काफी तेजी से इनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे एयरफोर्स है या आर्मी है या नेवी है, ये मॉडर्नाइजेशन में काफी आगे निकल रहे हैं इस टाइम। और इंडिया को इस टाइम जरूरत है। 6 का एग्रीमेंट किया है जर्मनी से, अभी तक एग्रीमेंट ही फाइनल नहीं हुआ। 10-12 साल से हालात ऐसे हो चुके हैं।
कब एग्रीमेंट होगा, कब वो बनाना शुरू करेंगे। तो 2035 से पहले अगर अब एग्रीमेंट हो जाता तो पहले मिलने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मिनिमम 2035 तक का वेट करना पड़ेगा। एक किस्म से कहा जाए तो हम बहुत ही ज्यादा इस लेवल पे हम पीछे चले गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के सहयोग से अपने नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना ने चीन में निर्मित अपने पहले हैंगोर क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षाएं भी स्पष्ट होने लगी हैं। पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी सार्थक नौसैनिक मौजूदगी का प्रयास करेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर पाएगा या फिर केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हैंगोर पनडुब्बी, पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों और भारत की सामरिक स्थिति को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान नौसेना आने वाले वर्षों में कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की पुरानी फ्रांसीसी मूल की ऑगस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों को बदलना है। इनमें से पहली पनडुब्बी PNS हैंगोर अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से कमीशन की गई थी और हाल ही में कराची पहुंची है। ये पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब हैंगोर क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे उनकी गोपनीयता बढ़ जाती है और दुश्मन के रडार या निगरानी प्रणालियों के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक छिपकर निगरानी, हमला और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपने नौसैनिक शक्ति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देख रहा है। अब हैंगोर नाम पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां PNS हैंगोर ने भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS खुखरी को अरब सागर में निशाना बनाया था। इस हमले में INS खुखरी डूब गया था और बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक शहीद भी हुए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत दुश्मन की कार्रवाई में डूबा था। पाकिस्तान आज भी इस घटना को अपनी नौसेना की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानता है। अब यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा ये नई पनडुब्बी का नाम हैंगोर रखना केवल तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व भी लगता है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर उमर फारूक ने श्रीलंका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई पनडुब्बी को गेम चेंजर बता दिया। उन्होंने कहा कि हैंगोर क्लास पनडुब्बी के शामिल होने से पाकिस्तान को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की उपस्थिति बनाए रखने की बात कही है। अब ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। अब विश्लेषक मानते हैं कि यदि पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों और समुद्री ढांचों तक सीमित या नियमित पहुंच मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति को पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से दर्ज करा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव भी आया है। खासकर 2024 में बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ गया है। 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण दशकों तक दोनों देशों के संबंधों में दूरी बनी रही, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ढाका और कराची के बीच उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री व्यापार भी बहाल हो रखा है। इसके अलावा आर्थिक और कूटनीतिक संपर्कों में भी तेजी आई है। सैन्य क्षेत्र में भी दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय है। दरअसल नवंबर 2025 में पाकिस्तानी युद्धपोत PNS सैफ ने चट्टोग्राम बंदरगाह का दौरा किया था।
1971 के बाद यह पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने बांग्लादेश की यात्रा की हो। रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि दोनों देश रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभ्यासों को संस्थागत रूप देने पर विचार कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी मिल सकता है। आइए अब ऐसे में समझते हैं भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी भारत के समुद्री सुरक्षा रणनीति का बेहद अहम हिस्सा है। ये केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की पूर्वी समुद्री हितों का केंद्र है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान स्थित है, जो पूरे पूर्वी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा संभालती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क और इंडो पैसिफिक रणनीति भी काफी हद तक इसी समुद्री क्षेत्र पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी के आसपास भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण देश स्थित हैं। इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के लिए यहाँ चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? अगर पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में तैनात करता है तो ये कानूनी रूप से संभव हो सकता है। ये तय है कि पाकिस्तान की नई समुद्री रणनीति आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा राजनीति को नई दिशा देगी। भारत भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी नौसेना कमान और आधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा और उसको तेज भी कर रहा है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी आने वाले समय में एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक प्रतिस्पर्धाओं में से एक का केंद्र बनती हुई नजर आ सकती है।